हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक पढ़ेंगे अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। ठीक है, अब देखो अपन उसको पढ़ने के लिए एक छोटा सा सर्किट यूज करते हैं। अपन ने कहा कि ऐसे कोई आर रेजिस्टेंस है, वो को परिपथ में जुड़ा हुआ है ई विद्युत वाहक बल की बैटरी से। ठीक है, ई विद्युत वाहक बल की कोई बैटरी से अगर कोई जुड़ा हुआ है ये, तो आप बताओ इसमें आई करंट फ्लो होगा तो इस प्रतिरोध के सिरों पर ओम के नियम अनुसार V = IR वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कहते हैं आर प्रतिरोध है, आई प्रवाहित धारा है, V कौन है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, और E किसको ले लो आप, विद्युत वाहक बल है। तो E कौन हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो रियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रियल में होती क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है कि भाई किसी निश्चित समय, कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन है, किसी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा, विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, परिपथ में करंट फ्लो रही ना आई, धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य या परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, विद्युत ऊर्जा। तो अर्थ क्या हुआ कि भाई किसी निश्चित समय, देखो किसी निश्चित समय, अंतराल ले लें अपन, कोई भी निश्चित समय हो गया, किसी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत, मतलब ये आपका सेल हो गया, इसको विद्युत वाहक बल स्रोत कह सकते हो। निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत, ठीक है, स्रोत द्वारा परिपथ, स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह, परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य, ठीक है, कि भाई किसी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य या परिपथ को दी गई, या इसको प्रदान भी लिख सकते हैं, दी गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या हुई डेफिनेशन, कि किसी भी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत, मतलब जहां से करंट फ्लो हो रही है, इसको अपन स्रोत कह सकते हैं, कि विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए जो एक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, आपने बैटरी को जोड़ा, तो उस करंट फ्लो के लिए जो इसको कार्य करना पड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। या फिर यूं कह सकते हैं कि इस करंट फ्लो आई के लिए इस विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा इस परिपथ को दी गई ऊर्जा, वो क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखो अपन इसको सोल्व करते हैं। हम कहते हैं भाई यदि स्मॉल टी सेकंड को टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं, सेकंड तक धारा आई, करंट आई प्रवाहित होती है, तो कि हमने कहा कि टी सेकंड तक अगर करंट आई फ्लो होती है तो Q = क्या होगा, I × T। आपको ध्यान होगा करंट की डेफिनेशन बता दी, I = Q/T, तो Q = क्या हो गया, I × T। ठीक है, अब देखो आवेश को, जो आवेश अपन ने कैलकुलेट, इस आवेश को क्या करें, इस आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे, इस आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सिरे तक
सिरे तक स्थानांतरित या प्रवाहित तक प्रवाहित करने में, भेजने में, प्रवाहित करने में, स्थानांतरित करने में, वो तो अपनी लैंग्वेज आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। करने में किया गया कार्य, में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा भाई? वोल्टेज में पढ़ाया था आपको, W इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू वी। W इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू वी। W इज इक्वल टू वी आपको पढ़ा चुके हैं अपन पहले। अच्छा, ओम के नियम में क्या पढ़ा अपने? ओम के नियम से, ओम के नियम से अभी पढ़ा है। V इज इक्वल टू क्या होता है? I गुणा R। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? V की जगह I इंटू आर लिख सकता हूं क्या भाई? V इज इक्वल टू I इंटू आर है, तो बताओ V की जगह I इंटू आर लिख सकते हैं? तो अपन इस W को चेंज कर सकते हैं ना, तो QV, तो इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं अपन? या तो Q, देखो यहां से V इज इक्वल टू I इंटू, ओम के नियम से V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो हमारे पास W बराबर QV आया हुआ है। तो Q की जगह तो क्या आपके पास? I इंटू टी। Q को तो आप I इंटू टी लिख सकते हो, और V क्या है? V को आप क्या लिख सकते हो? I इंटू आर। तो देखो अब क्या हो सकता है? W इज इक्वल टू, तो देखो W इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? W इज इक्वल टू, पहले तो Q की जगह अपन लिख दें ITV, ये हो गया पहली बात। और अपन जानते हैं कि I की V की वैल्यू I इंटू आर रख दें, तो देखो जी क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू आई आर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। ठीक है, या इसके अंदर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, तो देखो एक तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्या आया? ITV, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला इसमें क्या हो सकता है? V की जगह अपन ने अभी तक तो क्या लिखा? I इंटू आर, अब I की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? V अपॉन आर। तो W इज इक्वल टू ITV, और I की जगह लिख दूं मैं V अपॉन आर, तो V अपॉन आर टी वी। तो देखो इज इक्वल टू क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो W इज इक्वल टू थर्ड फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। मतलब अपने को जैसी आवश्यकता है वैसा चेंज अपन कर सकते हैं। तो तीन टाइप से चेंज हो गया कि I स्क्वायर के रूप में आ गया, एक तो I स्क्वायर आर टी हो गया, एक ITV है, एक V स्क्वायर अपॉन आर टी। मतलब आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस और टाइम में, करंट, रेजिस्टेंस, टाइम में, करंट, वोल्टेज और टाइम में, तीनों में ये आपका, और ये किया गया कार्य किसके तुल्य होता है? ठीक है, ये ठीक है, तो ये अपना कार्य है। अब देखो अपन नीचे लगाएंगे, यदि यह किया गया कार्य, यदि यह किया गया कार्य पूर्णतः ऊष्मा में रूपांतरित हो जाए, ऊष्मा में रूपांतरित हो जाए, मतलब हीट में, ऊष्मा का अर्थ क्या हो गया? हीट में रूपांतरित हो जाए। तो देखो H इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन जे कैलोरी, W अपॉन जे कैलोरी कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो या फिर H इज इक्वल टू, W की वैल्यू कौन सी लगानी है बताओ? आप कहोगे वो अपन यूज कर सकते हैं, तो अपन कर सकते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी अपॉन 4 इसको J यूज कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन लिख दिया 4.18 कैलोरी। या फिर इसको, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, या फिर इसको सोल्व करें तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 0.239 I स्क्वायर आर टी, सॉरी उल्टा I स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। ये भी आंसर किसमें? कैलोरी में है। ये आंसर भी किसमें? कैलोरी में। तो इसमें रियल में क्या होता है? जे जो है, आपने 11th में पढ़ा होगा, ऊष्मा नियतांक होता है। जे को क्या बोलते हैं? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। जे है, ये होता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, 11th क्लास में ये।
का यांत्रिक तुल्यांक, ठीक है। और इसकी वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको। तो J इक्वल टू ये होता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, और इसको लिखते हैं बराबर, इसकी एक वैल्यू होती है J इक्वल टू क्या होता है 4.18 जूल अपॉन कैलोरी। तो आपको जब भी जूल को कैलोरी में चेंज करना हो तो अपन करें। अब देखो ये H इक्वल टू ये अपन ने कैलोरी में चेंज किया है, अगर कैलोरी में नहीं करते तो जूल में तो क्या होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता, ऐसा भी होता है भाई, आप भी जानते हो H इक्वल टू क्या होता आई स्क्वायर आर टी। ये किस में होता, ये होता जूल में, यहाँ पर क्या रहता है जूल रहता है। ये जूल को अपने यहाँ पर किस में चेंज किया है कैलोरी में, इसका यहाँ पर देखो 4.18 से डिवाइड है, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो दोबारा देख लो एक बार मोटा मोटा। अपन ने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई सर्किट है उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, किसके कारण, वोल्टेज सोर्स के कारण, विद्युत वाहक बल के कारण, तो इस करंट फ्लो के लिए जो नेसेसरी वर्क हो रहा है, जो आवश्यक कार्य हो रहा है, या सर्किट को जो ऊर्जा प्रदान करनी पड़ रही है, उसको अपन विद्युत ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। फिर अपन ने इसका फॉर्मूला दे रहे हैं, हमने कहा कि यदि कोई t सेकंड तक धारा I प्रवाहित होए तो Q बराबर क्या होगा I गुना T, ये अपना I इक्वल टू Q अपॉन T से सिद्ध कर लिया, ठीक है। फिर साथ में मैंने क्या कहा कि आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर पहुंचाने में कार्य की वैल्यू W है तो W बराबर क्या होता है QV, ये अपन पहले पढ़ चुके वोल्टेज में, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि यहाँ से Q की वैल्यू इससे पुट कर दोगे तो आपको W इक्वल टू आ जाएगा ITV, ठीक है। अब आपकी मर्जी है इसको आप कौन से रूप में है कि अब आप जानते हो V को ओम के नियम अनुसार क्या लिख सकते हो I गुना R, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी आ जाए। आप चाहो तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो कि I को क्या लिख सकते हो V अपॉन R, तो ये आंसर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, आपकी मर्जी है वैसे डेराइव कर लेना, ठीक है। और हमने कहा कि यदि ये किया गया कार्य पूर्णतः ऊष्मा में हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि तार वायर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अपने करंट फ्लो के कारण गर्म होते हैं, तो वो ऊष्मा ही तो हीट ही तो आती है ना। तो उस कंडीशन में अगर ये पूर्णतः ऊष्मा में प्रवक चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमने कहा कि इसको किसके इक्वल सकते हो आप H के, और H जब सीधा रखोगे तो वो जूल में होगा, और अगर आप कैलोरी में चेंज करना चाहते हो तो 4.18 से इसको डिवाइड कर दोगे तो एक कैलोरी में आंसर आ जाएगा। तो ये है अपनी विद्युत ऊर्जा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दूसरी क्या है इलेक्ट्रिक पावर, अगली क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, ये अपने घरेलू उपयोग में बहुत आती हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब देखो विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति की एक तो डेफिनेशन हो तो अपन कहे किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय को ही, ऊर्जा क्षय होने की दर क्या कहलाती है विद्युत शक्ति। शक्ति क्या कहलाती है, ऊर्जा मतलब कार्य करने की दर होती है, और कार्य कौन है, ऊर्जा यहाँ पर हो रहा है। तो उस कंडीशन में अपन लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ, डेफिनेशन की बात आ जाए, परिभाषा पूछे तो अपन कहते हैं किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के क्षय, क्षय तो आप जानते हो खर्च होना, क्षय होने की दर, होने की दर विद्युत शक्ति, होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है, या कहते हैं कहलाती है की बात है, ठीक। मतलब P इक्वल टू क्या हो गया W अपॉन टी, P इक्वल टू क्या हो गया W अपॉन टी, और W इक्वल टू क्या है आपके पास VIT, भाई हम जानते हैं ये तो अभी कैलकुलेट किया था कि W इक्वल टू क्या होता है, अतः P इक्वल टू क्या हो जाएगा VIT अपॉन टी, कैंसिल, तो P इक्वल टू आ गया VI, ये आपकी विद्युत शक्ति होगी। P इक्वल टू क्या हो गई VI, कैसे आया, इसके डेफिनेशन से, कार्य करने की दर शक्ति है और या ऊर्जा खर्च होने की दर शक्ति है, तो W बटा T, और W की वैल्यू हमारी निकाली हुई है VIT, हमने लगा दी, T से T कैंसिल, ठीक। अब आप भी जानते हो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो क्या हो सकता है P इक्वल टू
V की जगह आर रख दो तो आई स्क्वायर आर 1। हो सकता है कि आप I की जगह V अपॉन आर रख दो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये इसके दूसरा रूप हो गया। मतलब ये तो करंट और रेजिस्टेंस में हो गया और ये हो गया वोल्टेज और रेजिस्टेंस में हो गया। ठीक, देखो SI मात्रक सब जानते हैं क्या होता है, वाट। इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट। ठीक है, तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेशन देखो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में किया गया कार्य कितना है, 1 जूल। 1 सेकेंड में किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है। तो उस कंडीशन में शक्ति क्षय कितना होगा, 1 वाट। ठीक, एक और होता है हॉर्स पावर, 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। ये भी ध्यान रखना, HP का सेंस क्या होता है, हॉर्स पावर। ठीक है, ये अपनी एक शक्ति का एक और मात्रक होता है। आपने खास करके देखा होगा 2 व्हील की मोटर 10 HP 12 HP ऐसा बोलते हैं अपने। तो एक HP में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये चीज है, ये होता है शक्ति। भाई कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। ऊर्जा क्षय या कार्य करने की दर शक्ति। फॉर्मूला आप जानते हो P इज इक्वल W अपॉन T, 11th में आया था। और अभी अपन ने विद्युत धारा और वोल्टेज के पदों में इनमें क्या हुआ, कार्य की वैल्यू निकाली थी VIT, ये अपने रख दी तो T से T कैंसिल, P बराबर क्या आ गया, VI। और आप भी जानते हो V और I में ये फॉर्मूला हो गया। अब आप चाहो कि वोल्टेज नहीं है तो करंट के रूप में करो तो I स्क्वायर R, और अगर आप वोल्टेज में करो तो V स्क्वायर अपॉन R। ये ओम के नियम अनुसार इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा यूनिट वाट। ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। और एक और होता है इसका यूनिट HP, हॉर्स पावर। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 746 वाट। ठीक है, अब देखो दो एक बातें बताता हूं। समांतर क्रम में बल्ब जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर समांतर क्रम में अगर बल्ब जोड़ो तो देखो सीरीज और पैरेलल। तो समांतर क्रम में के अंदर आप जोड़ोगे तो क्या होगा, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। तो अपन पहली बात तो समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। ठीक, पहली बात तो ये चीज हो गया। तो मतलब क्या हो गया, P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब आपने यहां पे कह दिया V तो क्या है, नियत। भाई पैरेलल के अंदर V नियत होगा कि नहीं होगा, तो यहां से V नियत हो गया तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, R के। तो बनेगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R समांतर क्रम में। अर्थ क्या हुआ कि जिसका प्रतिरोध कम होगा उस पर शक्ति क्षय ज्यादा होगा। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ, न्यूनतम प्रतिरोध के बल्ब में अधिकतम शक्ति वे होगा, अतः वह अधिकतम चमकेगा, चमक बिखरेगा। ठीक है, यहां से क्लियर हुई कि देखो कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब इसमें V कांस्टेंट कर दिया तो आपकी शक्ति किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पर। और रेजिस्टेंस पे उल्टा, मतलब न्यूनतम प्रतिरोध जिसका होगा उसके लिए शक्ति वे अधिकतम होगा। और जहां पर शक्ति ज्यादा खर्च होगी और वहां पर क्या होगी, चमक ज्यादा होगी। ठीक है, और समांतर क्रम में देखो, समांतर में जोड़ लिया, श्रेणी क्रम में बल्ब
जोड़ने पर तो P का यहां पर फॉर्मूला क्या लें अपन, P इक्वल टू भी बड़ा आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आई नियत, श्रेणी क्रम के अंदर करंट का मान नियत होता है श्रेणी क्रम में, ध्यान होना चाहिए आपको, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया R, मतलब जिसके का प्रतिरोध ज्यादा होगा उस पर उसी का क्या होगा, तो अपने आप कह सकते हैं कि P समानुपाती R, अर्थात जिसका प्रतिरोध, देखो इसके अंदर तो क्या था कि जिसका प्रतिरोध कम था वो ज्यादा चमक रहा था, जिसका प्रतिरोध कम था वो ज्यादा चमक रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि P किसकी ज्यादा खर्च होगी, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अर्थात जिसका प्रतिरोध अल्प होगा, वह अल्प ही चमकेगा। देखो आप उल्टे हैं दोनों कि पैरेलल। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर कहते हैं एक तो 100 वाट का बल्ब है और एक 25 वाट का बल्ब है, दो बल्ब हैं 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब हैं। तो 100 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा 25 वाट से, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर उल्टी बात है, अपने यहां पे क्या होगा कि अपन कहेंगे 25 वाट बल्ब 100 वाट बल्ब से ज्यादा चमकेगा, इसी कारण क्या होता है, सीरीज जो होते हैं अपने घरों का जो अपने कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। घरों में कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप जिसको 100 वाट का बल्ब समझते हो ना, तो आप क्या सोचते हो कि 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ना। 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस 25, अब क्योंकि अपने तो दिमाग में ऐसा होता है कि जो ज्यादा चमकता है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा कैसे चमक रहा है, श्रेणी समांतर क्रम में ज्यादा वो चमकेगा जिसके ऊपर शक्ति का वे ज्यादा होगा, और समांतर क्रम में शक्ति वे ज्यादा किस पर होता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो समांतर क्रम में वे बल्ब ज्यादा चमकते हैं जिनका प्रतिरोध कम होता है। मतलब 100 वाट का बल्ब अगर चमक रहा है तो उसका प्रतिरोध 25 वाट से कम है। और श्रेणी क्रम में क्या है, P समानुपाती R है। तो श्रेणी क्रम में तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा और कम है उसका कम चमकेगा। तो 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है 25 वाट के मुकाबले, तो 25 वाट का बल्ब तो ज्यादा चमकेगा और 100 वाट का बल्ब कम चमकेगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको कि मतलब यहाँ पर आपको बात कि अपन देखा होगा, एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अपने जब भी पावर ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, कि एक जगह से दूसरे जगह अगर करंट सप्लाई करते हैं, जैसे भाई पावर ग्रिड से अपने तक आ रही है, तो ये क्या इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन भी तो है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि जो भी अपन कभी भी लाइन की बात करते हैं, भाई कहते हैं बड़ी लाइन है छोटी लाइन, तो अपन उसमें वोल्टेज के अनुसार बात करते हैं कि ये 11,000 kV की 11 kV की लाइन है, ये 22 kV की लाइन है, मतलब किलो वोल्ट, मतलब वहाँ पर आप वोल्टेज की बात करते हैं कि अपन जब भी करंट फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरे, फ्लो नहीं ट्रांसमिट करो, एक जगह से दूसरी जगह का अगर विद्युत धारा भेजनी है तो हमेशा किसको अपन आधार लेकर भेजते हैं, वोल्टेज को। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है उतनी ही, मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही शक्ति वे में कमी आएगी। जिस कारण जब भी अपन ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक करंट, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो शक्ति क्षय है वो क्या होता है, उस पर डिपेंड। देखो आप शक्ति क्षय क्या है, अभी पढ़ा अपन ने। शक्ति क्षय क्या होता है, I²R, ठीक है। अब I की जगह आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, P/V,
आई इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन V। तो देखो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू आर। ये आपका शक्ति से का फॉर्मूला था P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यदि P व R नियत है तो शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, शक्ति क्षय इनवर्सली प्रोपोर्शनल V स्क्वायर। कि आप भी जानते हो जब अपन ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, अगर अपने को बिजली भेजनी है, इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में उसमें जो भी पावर है वो फिक्स रहेगी, और जो तार आप यूज कर रहे हैं, जो केबल यूज कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स रहेगा। तो उस कंडीशन में कितनी रास्ते में शक्ति व्यय हो जाएगा, कितनी करंट कंज्यूम हो जाएगी, कितनी खर्च हो जाएगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज पर। और वो भी कैसे करेगी, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस कारण जब भी अपने को एक जगह से दूसरी जगह तक करंट फ्लो करनी होती है, भेजनी होती है दूर लंबी दूरियों तक, तो उस स्थिति पर अपन हाई वोल्टेज पर भेजते हैं। किस पर भेजते हैं, हाई वोल्टेज पर, उस कंडीशन में। ठीक है, तो इतना ये रहा। तो ये अपना इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है वो आज समाप्त होता है। अब ठीक है, अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट जो अपन ने पढ़ा है इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल का वीडियो में आपको रहा। तो इस कारण आप पहले इसको ढंग से पढ़ लें तो आपको उस न्यूमेरिकल सोल्व करने में आनंद आएगा। ठीक है, अपने लास्ट वाले जो लेक्चर था उसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन बताया था, थ्योरेटिकल टाइप का था। क्या था, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि किसी चालक प्रतिरोध की बैटरी से जोड़ा गया है और उसमें शीतलन प्रक्रिया में चालक का ताप को कम कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अब आप भी जानते हो कि डायरेक्टली टेम्परेचर और धारा का संबंध तो नहीं है, लेकिन इतना तो पता ही आपको कि अगर अपन ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटता है तो प्रतिरोध घटता है। तो अपन यहाँ पर ठंडा कर रहे हैं, शीतलन कर रहे हैं, तो बताओ ताप कम हुआ, कम होने पर बताओ प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जब प्रतिरोध घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, कि आपकी प्रवाहित धारा का मान बढ़ जाएगा। आज का क्वेश्चन है, ये सुने आप और सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में बताएं कि एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर तक, एक दूसरे नगर तक भेजना है। ठीक है, तांबे के तारों से भेजा जाता है। तो प्रति किलोमीटर विभवपात 8 वोल्ट है तथा प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो तार में शक्ति क्षय बताओ, कि एक करंट को अपन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में भेज रहे हैं, दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस 150 किलोमीटर दे रखी है, और आपको प्रति किलोमीटर वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट और पर किलोमीटर आपको एवरेज रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 0.5 ओम। तो पूछा है कि इस ट्रांसमिट में शक्ति वेग क्या होगा। तो ए है 19.2 वाट, बी है 19.2 किलोवाट, सी है 19.2 जूल, डी है 12.2 किलोवाट। ठीक है, आप सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में बताएं। और एक चीज़ कि अभी मैंने आपको बताया ना ट्रांसमिट में, कि जब भी अपन करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं तो बेस किसको लिया जाता है, वोल्टेज को। जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज रखोगे उतनी ही कम शक्ति व्यय होता है। इस कारण हाई टेंशन लाइनें हैं वो हाई वोल्टेज की होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।